हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपका चल रहा था। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन चैप्टर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला पार्ट एपिडिडाइमिस है। अब तक आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से टेस्टिस का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को पढ़ा और उसको समझा। आज हम आपको 2 टॉपिक इस वीडियो में बताएंगे। इसमें आप एपिडिडाइमिस के स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएंगे, इसका लोकेशन कहाँ है ये जान पाएंगे। इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट जिसे सेमिनल डक्ट भी कहते हैं, शुक्रवाहिनी भी कहते हैं, इसके बारे में आप लोग जान पाएंगे। पहले एपिडिडाइमिस का लोकेशन देखिए आप लोग इस फिगर के माध्यम से। ये है एपिडिडाइमिस, ये टेस्टिस के ऊपर पूरा पीछे से ये कवर करता हुआ एपिडिडाइमिस, ये ठीक है। ये देखिए ये पूरी संरचना, ये पूरी संरचना एपिडिडाइमिस है। देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी संरचना एपिडिडाइमिस, ये ठीक। इसके अलावा ये जो सफ़ेद वाला है ये देख रहे हैं, ये है टेस्टिस, ठीक। और ये पूरा स्क्रोटम, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोगों ने स्क्रोटम को पढ़ा, ये स्क्रोटम जिसे विसरण कोष बोलते हैं, और टेस्टिस जिसे ये एक टेस्टिकल का नाम भी दिया जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। तो एपिडिडाइमिस का लोकेशन आप लोगों ने देख लिया और समझ लिया। और इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है नर जनन वाहिनी या मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, इसी को शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, जो ये यहाँ से पीछे के भाग से एपिडिडाइमिस के पिछले भाग से जो सफ़ेद सी डोरी जैसी धागा जैसी रचना दिख रही है, ये है वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी, इसी को मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। आज इन्हीं दोनों के बारे में आप लोग जान पाएंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनका संरचना और इनके कार्य क्या है। छोटा सा वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा अंत तक। इसमें एपिडिडाइमिस से प्रश्न पूछे जाते हैं, वास डिफरेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। बच्चों, हमने कई फिगर को लिया है आप लोगों को विधिवत समझाने के लिए, क्योंकि कुछ फिगर में कुछ दिखाया गया है और कुछ फिगर में कुछ, तो सब चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ जाएं। जैसे इस फिगर को हमने लिया है इसलिए कि इसमें आपको ये दिखाया गया है। देखिए, ये वाला जो संरचना है ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, पूरा ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और यहीं पर ये देखिए, ये है काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, और ये हो गया सेमिनल वेसिकल जिसे शुक्राशय बोलते हैं हिंदी में, ये हो गया। ये तीनों एसेसरी ग्लैंड हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ग्लैंड तीनों हैं, वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसमें जो चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, जैसे ये है वास डिफरेंस, सफ़ेद सी देख रहे हैं ना, वास डिफरेंस,
इसको आगे से कैसे जाती है ये संरचना इसमें छिपा हुआ है, नहीं दिखाया गया है। ठीक, तो इसको समझाने के लिए हम आपको दूसरा फिगर दिखाते हैं। ये देखिए दूसरा फिगर, ये इसमें भी दिख रहा है, लेकिन ये फिगर, ठीक है, देख रहे हैं ना। इसमें आप पूरा का पूरा देख पाएंगे। यहाँ पर नीचे टेस्टिस दिया हुआ है और उसके पीछे ये है एपिडिडाइमिस, और इससे निकलने वाली वास डिफरेंस नलिका ये आती है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, इस तरह से आकर के यूरेथ्रा जो है उससे जुड़ जाती है। ठीक है, लेफ़्ट से ये और राइट से ये, सॉरी राइट ये है और लेफ़्ट ये है, ये भी इस तरह से आगे बढ़ जाती है। ये जो बीच में लाल रंग देख रहे हैं यही है सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड। ठीक, इसलिए इस फिगर को लिया। और यहाँ पर इस फिगर को हमने इसलिए लिया है कि आपको कॉइलिंग एपिडिडाइमिस की जो कॉइलिंग है, ये एपिडिडाइमिस बच्चों बहुत ही कॉइल्ड संरचना होती है। देख रहे हैं इस तरह से ये कॉइलिंग आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कॉइल्ड होता है। इसकी लंबाई पूरी 6 मीटर होती है। एपिडिडाइमिस की लंबाई पूरी 6 मीटर होती है। और ये टेस्टिस के पीछे की तरफ एक साइड से पूरे कवर किए रहती है, कामा शेप्ड होती है, जिसे आपने कामा पढ़ा है। कामा, ये कामा की तरह होता है, इस तरह से टेस्टिस को पीछे से इस तरह से कवर किए रहता है। इतना कॉइल्ड होता है ये कि पूरी लंबाई 4 सेंटीमीटर में सिमट जाती है। 6 मीटर की लंबाई का एपिडिडाइमिस संरचना 4 सेंटीमीटर में सिमट जाती है। तो ये देख रहे हैं इसकी कॉइलिंग। और ये बीच में जो टेस्टिस से निकलता हुआ पतले पतले नलिका है, ये इसको बोलते हैं अपवाहक नलिकाएं या इफेरेंट डक्ट्यूल्स। ठीक है, ये एपिडाइमिस के हेड पोर्शन से कनेक्ट रहती हैं। और यहाँ पर देख लीजिए इस फिगर में आप देखेंगे कि यही है, ये पीला पीला ये यहाँ पे है, ये है अपवाहक नलिकाएं पूरा, जिसको हमने ये प्लस किया है इस तरह से। ठीक, ये पूरी की पूरी एपिडिडाइमिस है, 3 भागों में बटा होता है। यहाँ वाला चौड़ा वाला हेड बोला जाता है, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, और नीचे है टेल, देख रहे हैं ना, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, ये टेल है। ठीक, और यहाँ से कॉइलिंग जो यहाँ अधिक था वो धीरे धीरे खुल जाता है और सीधा होकर के नलिका जो जाती है, इसी को बोलते हैं वाइस डिफरेंस या मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट। ठीक, बाकी आप देख ही रहे हैं, ये पूरा टेस्टिस का सेक्शन है। पीला वाला भाग ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो आगे जा कर के अपवाहक नलिकाओं से होते हुए रेटिटेस्टिस यानी जालक जो होती हैं अपवाहक जालिकाएं, और फिर अपवाहक नलिकाएं इफेरेंट डक्ट एपिडिडाइमिस के हेड से कनेक्ट होकर के फिर पीछे की तरफ आती है। बीच में पूरा बॉडी होता है, बॉडी ऑफ एपिडाइमिस, ये हेड टेल, बीच में बॉडी पूरी, और सीधी खुल जाती हैं, तो ये वास डिफरेंस। ठीक है, तो आज हम एपिडिडाइमिस ये और वास डिफरेंस ये इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी कॉइलिंग बच्चों देखना हो तो इसमें देखिए, ये कॉइलिंग ज़बरदस्त है, देख रहे हैं एपिडिडाइमिस, ये पूरा कितना कॉइलिंग है कि इसको आप देख भी नहीं सकते हैं कि कितने मोड़ हैं। और ये हरा वाला जो है यही है वास डिफरेंस। ये पूरा टेस्टिस के अंदर का संरचना है। ठीक है, सेक्शन काटा गया है, यही है पूरी संरचना। और यहाँ पर देखिए ये इफेरेंट डक्ट, जो पूरा जितना मैंने काटा हुआ है
ये इफेरेंट डक्ट अपवाहक नलिका है। अब तो आप समझ गए होंगे, एक फिगर के माध्यम से और समझ लीजिए। ये पूरा हेड है एपिडाइडमिस का, और उसके बाद ये बॉडी, ये टेल, और ये हो गया वास डिफरेंस सीधा होकर के। ठीक, अब इसके आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए एक फिगर और, तो ये पूरा ऊपर जो दिया हुआ है ये देख रहे हैं, यही एपिडाइडमिस है और ये वास डिफरेंस। आज इन्हीं दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी आंतरिक संरचना के बारे में और थोड़ा सा बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एपिडिडाइमिस, जिसे हिंदी में अधिवृषण बोलते हैं, ये वृषण के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर होता है। कामा शेप्ड संरचना होती है, 6 मीटर लंबी ये ट्यूब होती है और अत्यधिक कॉइल्ड हो करके यह सिर्फ 4 सेंटीमीटर लंबाई में टेस्टिस के पीछे कामा आकार में बनी रहती है, जिसे अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। इस नलिका के जितने भी सभी कुंडल हैं, कॉइलिंग है, वो एक संयोजी ऊतक के द्वारा आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, और इस पूरी संरचना को, एपिडिडाइमिस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे शीर्ष, काय तथा पुच्छ भाग, यानी कि शीर्ष भाग यानी हेड भाग को कॉपट एपिडिडाइमिस कहते हैं, जो सबसे मोटा होता है और वृषण के ऊपरी भाग पर ढका रहता है। ठीक है, इसी भाग में अपवाहक नलिकाएं एपिडिडाइमिस नलिका में खुलती हैं। ठीक है, पीछे का भाग टेल, या जिसे हम कौड़ा एपिडिडाइमिस कहते हैं, वो पतला होता है और वृषण के नीचे वाले भाग पर ढका होता है, और शेष बीच में जो इसका भाग होता है वो एपिडिडाइमिस बॉडी ऑफ एपिडाइमिस, या इसे कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं, वो पतला और चपटा होता है और वृषण के पिछले सतह पर फैला रहता है। अब इसके आंतरिक संरचना के बारे में देखिए। जो एपिडिडाइमिस नलिका है, ठीक है, उसके अंदर स्यूडो स्थित स्तंभी यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर की कोशिकाएं होती हैं, मोटी पेशी स्तर की बनी होती हैं, और इसके भीतरी सतह पर लंबे और बहुत कई शाखाओं में बांटे हुए माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर होते हैं, जिसे स्टीरियोसीलिया कहते हैं। तो याद रहे, स्टीरियोसीलिया एपिडिडाइमिस नलिका के अंदर होते हैं, ये माइक्रोविलाई होती हैं, ब्रश बार्डर जैसे। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी छोटी आंत में होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन और शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने के लिए मददगार होते हैं। इस नलिका में शुक्राणु पूर्णतः मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और गतिशीलता इसमें आ जाती है, यानी कि पूंछ इनकी पूरी एक्टिव हो जाती है। छोटे मछलियों की तरह ये संरचना दिखने लगते हैं, और मैच्योर होकर के ये अब किसी भी ओवम अंडाणु को निषेचन करने के लिए तैयार योग्य हो जाते हैं। तो याद रहे, इसी नलिका में शुक्राणुओं का मैचुरेशन, परिपक्वन और किसी भी अंडाणु का निषेचन करने के लिए इसमें तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब जो नलिका है, शुक्राणु इस नलिका में लगभग 1 माह तक स्टोर रह सकते हैं, संग्रहित रहते हैं। उसके बाद जब इनका कोई यूज नहीं होता तो ये विघटित हो जाते हैं, और जो विघटित होने से जो तरल पदार्थ बनते हैं वो इसी सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, अब नर जनन वाहिनियों की संरचना क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, जैसे शुक्रवाहिनी या सेमिनल डक्ट, या इसी को वास डिफरेंस कई नामों से जानते हैं। ये कॉडा एपिडिडाइमिस यानी कि पीछे एपिडिडाइमिस का सबसे टेल भाग, पीछे का भाग में पहुंच करके इनका जो कुंडलन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, मोटी हो जाती हैं, और उसके बाद में अंत में जाकर के ये सीधी होकर एक शुक्र नलिका बनाती हैं, जिसे शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं या सेमिनल डक्ट। ठीक है, ये जब एपिडाइमिस से बाहर निकलती हैं तब इनका नाम पड़ता है शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस है सेमिनल डक्ट। इनकी दीवार मोटे पेशी स्तर की बनी होती है,
जिसके कारण से इनके जो अंदर इस नलिका शुक्रवाहिनी की नलिका के अंदर का जो गुहा जो स्पेस होता है वो संकरा होता है। ठीक है, इसकी इपिथेलियम भी स्यूडो स्थित यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभी होती है, परंतु इसकी अधिकांश कोशिकाओं में स्टीरियोसीलिया नहीं होते। कुछ में होते हैं लेकिन अधिकांश में नहीं होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं स्रावी होती हैं, श्रावण करने वाली, सिक्रीशन करने वाली होती हैं, जो ऐसे तरल, एक चिपचिपा तरल या चिकनाहट वाला तरल का श्रावण करती हैं इस शुक्रवाहिनी नलिका के अंदर, जिससे शुक्राणुओं के आगे बढ़ने में आसान होता है, सुगम होता है, उनका रास्ता सुगमता के साथ आगे बढ़ता जाता है। और ख़ास बात यह है कि इनकी दीवारों में क्रमाकुंचन यानी तरंग गति, क्रमाकुंचन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती रहती है, जिसके कारण शुक्राणु आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसमें भी शुक्राणु कई महीनों तक संग्रहित रह सकते हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी नलिका की पूरी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है और यह एपिडिडाइमिस के पिछले तल से लगी हुई ऊपर की ओर बढ़ करके जो इंग्विनल कैनाल ऊपर होता है, वंशण कैनाल जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसमें होती हुई आगे जाके श्रोणि गुहा पेल्विक गर्डल से में पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंच करके ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय के पिछले हिस्से से होते हुए अपनी ओर एक फंदा बनाती हुई, मूत्रवाहिनी के चारों ओर एक फंदा बनाती हुई नीचे की ओर मुड़ती हैं और वहाँ पर शुक्राशय एक ग्रंथि होती है जिसे सेमिनल वेस्किल बोलते हैं। अभी हमने आपको फिगर में दिखाया है, उस सेमिनल वेस्किल की एक छोटी सी नलिका से जुड़ जाती हैं। ठीक है, शुक्राशय की नलिका और शुक्रवाहिनी की नलिका जब जुड़ती हैं, इन दोनों नलिकाओं के जुड़ने से एक छोटी सी 2 सेंटीमीटर लंबी सह नलिका बनती है, जिसे हम अस्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है। यह मूत्राशय से निकलने वाले मूत्र मार्ग में फिर खुल जाती है। अस्खलन नलिका मूत्र मार्ग में खुल जाती है और शुक्राशय की नलिका में खुलने से पहले इसका कुछ भाग फूला हुआ होता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। ठीक है, वो भी हमने आपको दिखाया, यहाँ पर फिगर में देख लीजिए। यह है, अब बच्चों ये है सेमिनल वेस्किल। ठीक है, सेमिनल वेस्किल हो गया, ये प्रोस्टेट है, ये इसका रास्ता देख रहे हैं। तो ये जो वॉइस डिफरेंस है, वॉइस डिफरेंस ये एक और एक ये पाथ है स्पर्म का। किसका पाथ है? स्पर्म का ये रास्ता। स्पर्म ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सीमेन यहाँ से बनना शुरू होता है। सेमिनल वेस्किल, शुक्राशय, इसका नाम है शुक्राशय। शुक्राशय का मतलब ये मत समझिएगा कि शुक्राणुओं को संग्रहण करता है। शुक्राणुओं का संग्रहण तो वॉइस डिफरेंस में भी कई महीनों तक हो सकता है और एपिडिडाइमिस के नलिकाओं में भी कई महीनों तक, 1 महीने तक कम से कम स्टोर संग्रह रह सकते हैं। सेमिनल वेस्किल नाम है इसका, हिंदी में नाम है शुक्राशय। इसका मतलब ये नहीं कि ये शुक्राणुओं को स्टोर करता है, यहाँ पर सीमेन बनता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीमेन का निर्माण इसी सेमिनल वेस्किल में होता है। 65% सीमेन सेमिनल वेस्किल से बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से 25% और थोड़ी मोड़ी मात्रा बन जाती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी काउपर्स ग्लैंड, जो ये दिखाया गया है। ठीक है, तो सीमेन का निर्माण बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये इससे सेमिनल वेस्किल से। इसके बारे में आगे की वीडियो में हम विशेष चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक मेरा यही रहेगा। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में हमसे चर्चा कर लीजिएगा। और विशेष रूप से मैंने कई फिगर का इसमें सहारा लिया है ताकि आपको हर छोटी छोटी चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा क्योंकि ये आपका सिलेबस में है और आपको पढ़ना भी है। तो ये अगर किसी को कोई आपत्ति है तो हमें मैसेज करेंगे, हम उसका निराकरण कर देंगे। ये चीज़ें
इसमें स्पष्ट दिख रही हैं ये वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस, इसी दोनों के बारे में आज हमने चर्चा किया। यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा फूला हुआ भाग, ये सेमिनल वेसिकल ये है, ठीक है। ये इसका भाग जो वास डिफरेंस का थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है। ये वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस यहाँ पर जो फूला हुआ है इसी भाग को एम्पुला कहते हैं। यहाँ पर आकर के सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस यहाँ आके देखो ज्वाइंट हो रही हैं, और ज्वाइंट जब हो रही हैं तो यहीं पर बनाती हैं एजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि में आके जुड़ जाती हैं और फिर बल्बोयूरेथ्रिक ग्लैंड से सीमेन, प्रोस्टेट ग्रंथि से सीमेन और सेमिनल वेसिकल से सीमेन लेते हुए फिर इनका रास्ता आगे होता है। तो ये वास डिफरेंस ये स्पर्म का रास्ता है, और यहाँ से आने के बाद ये सेमिनल डक्ट, इसको सेमिनल डक्ट भी बोलते हैं, जबकि सेमिनल डक्ट सीमेन से जब यहाँ से सीमेन मिलता है तब आगे ये रास्ता फिर आगे होकर के आगे निकल जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज इस छोटे से वीडियो से आप समझ गए होंगे। आगे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप क्वेश्चन करिए, पूछिए अपनी प्रॉब्लम को, दोबारा हम इसको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।